सुर्खियों में। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के भोपाल समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 फरवरी 2024 यानी गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। भले ये यूनियन बजट नहीं है, पर फिर भी इस बजट से कई लोगों को काफी उम्मीद है। इस बजट में जहां एक तरफ टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के लिए भी उपभोग या सेविंग स्कीम को बढ़ावा देने की उम्मीद है। हमारा आज का विषय है केंद्रीय बजट और इससे जुड़ी अपेक्षाएं, और इस विषय पर आप सुनेंगे मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान भोपाल के प्रोफेसर अमित बनर्जी और विजन बिज के संस्थापक और वित्त मामलों के जानकार प्रदीप कर्मबेलकर जी से संजीव शर्मा की बातचीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुर्खियों में के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव शर्मा। आज के इस अंक में हम बात करेंगे केंद्रीय बजट और इससे जुड़ी अपेक्षाओं की। वैसे तो यह केंद्र सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट है और अंतरिम भी। फिर भी चुनावी साल होने के कारण बजट से हर वर्ग को बहुत अपेक्षाएं हैं। वास्तव में बजट में क्या होगा इसका पता तो 1 फरवरी को 11 बजे ही लगेगा, लेकिन आज हम अपने विशेषज्ञों के जरिए बजट से जुड़ी उम्मीदों, संभावित प्रस्तावों और भविष्य के संकेतकों पर ज़रूर जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान भोपाल के प्रोफेसर अमित बनर्जी और प्रदीप करमबेलकर जी। आप विजन विज के संस्थापक हैं और वित्त मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। प्रदीप जी, पहली आपसे ही किसी बजट को लेके कोई कड़वी बात करें उससे पहले हम लोग मीठे से शुरुआत करते हैं। तो बजट के पहले एक हलवा समारोह होता है जिसमें वित्त मंत्री सभी को हलवा खिलाती हैं। इस बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को आप बताइए। हलवा संस्कृति, जहाँ तक मुझे जानकारी है, माननीय वित्त मंत्री महोदया एक जिसको कहते हैं रिचुअल बना दिया गया है, जिसमें वो मीठे से शुरुआत करते हैं अपने साथियों के साथ वित्त विभाग के, और जो लोग बजट प्रिपरेशंस में लोग होते हैं उनको वहाँ जोड़ते हैं। साथ में वो इसको हलवा खा के इस बजट प्रिपरेशन के ऊपर कार्य करना शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर वो 10-15 दिन जितने समय बजट बनता है वो सब एक ही जगह रहते हैं, अर्थात वो एक ही साथ यूनिटी में काम कर सकें, टीम बिल्डिंग में काम कर सकें। और मेरे हिसाब से ये भी एक उद्देश्य होता है कि बजट जो है पूरी तरह से गोपनीय बना रहे और आपस में सहयोग कैसे डेवलप हो, इसके लिए मुझे लगता है ये हलवा संस्कृति का एक चलन प्रारंभ किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, और एक ये बहुत ही यूनिक भी है और बड़ा अच्छा भी लगता है सुनने में भी कि इस तरह की शासन व्यवस्था में वित्त मंत्री इस तरह का प्रयास करते हैं। बनर्जी सर, आप आम श्रोताओं के लिहाज से समझें तो अंतरिम और मुख्य बजट में क्या फ़र्क है? जैसे ये अंतरिम बजट सरकार लेके आ रही, तो मुख्य बजट इसमें क्या फ़र्क? इसमें कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकते। हालांकि चूंकि अंतरिम बजट है तो इसमें रेवेन्यू मतलब आय और स्पेंडिंग दोनों का कर सकते हैं, पर ज़्यादा इलेक्शन ओरिएंटेड कोई पॉपुलिस्ट जिससे कोई जनमानस जिससे प्रभावित हो ऐसी कोई घोषणा आप नहीं कर सकते। ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रूल्स आ जाते हैं। तो 5th ईयर 5वां साल हर समय या तो वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट पेश होता है। अंतरिम बजट में ये सिर्फ 4 महीने का ही इनको परमिशन मिलेगा खर्च करने का, ठीक है, और रेवेन्यू रिसीट्स का भी इनको परमिशन मिलेगा। ये पार्लियामेंट से अप्रोप्रिएशन के लिए, फंड के लिए इनको जाने की उतनी परमिशन नहीं है। और मुख्य बात तो ये है, कोई ऐसी घोषणा ये नहीं कर सकते, कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते हैं जो कि पॉपुलिस्ट हो, कोई नई ऐसी स्कीम नहीं शुरू कर सकते जिससे कि इलेक्शन में इनको फेवर मिले। ये है मुख्य इंटरिम बजट का। रेवेन्यू का डिस्कशन होगा और एक्सपेंडिचर का भी डिस्कशन होगा और परमिशन लेनी पड़ेगी। आप तो प्रबंधन के भी काफ़ी सर जानकार हैं, तो सरकार देख रहे हैं कई साल से सरकार कागज रहित बजट, पेपरलेस बजट लेके आ रही है, और इस बार मोबाइल के ऊपर भी बजट उपलब्ध होगा सांसदों को या इस प्रक्रिया से जुड़े तमाम लोगों को। तो इसके जरिए क्या मैसेज सरकार देना चाहती है? पेपरलेस बजट होगा या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोबाइल के जरिए वो बजट दे रहे हैं? देखिए, पिछले 5-7-8 सालों में इन्होंने एक तो जो रिपोर्ट्स थी उनका साइज़ कम कर दिया है। पहले काफ़ी डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखित ज़्यादा होता था, अब उसको टेबुलर फॉर्म, बहुत बिल्कुल ग्रैनुलर बता रहा हूँ मैं, तो इन्होंने उसको कर दिया। दूसरा ये है, कुछ रिपोर्ट जो 2-2, 3-3 वॉल्यूम की होती थी, 1 वॉल्यूम कर दिया।
हाँ, पेपरलेस हो जाने से ये है कि एक तो स्टोरेज और प्रदूषण और वो सब तो है ही, और इन्होंने अब इसको और ज़्यादा इसको मोबाइल में ले आएंगे तो धीरे धीरे सबके पास सारी जानकारी होगी। वरना ये होता था जानकारी ही नहीं होती थी लोगों के पास। तो अब तो एक तो इन्होंने साइज़ कम कर दिया। साइज़ का मतलब ये नहीं कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन देना कम कर दिया, नहीं, वो नहीं है। और पेपरलेस पढ़ना, एक ही बजट के जैसे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वो 2-2 वॉल्यूम्स होती थी, हर वॉल्यूम कितने, अब एक वॉल्यूम में करके इन्होंने इसको आगे बढ़ा दिया। कुछ चीज़ें देखिए ऐसा है, जब से जीएसटी आया तो काफ़ी चीज़ें तो पहले से वैसे ही अलग हो गई हैं। जीएसटी काउंसिल अब अलग से जीएसटी रेट्स को डिसाइड करती है, तो एक तो वो चला गया। दूसरा फिर इन्होंने इनकम टैक्स रेट्स पे इन्होंने पहले से ही, अब सबको सब पता है कि तकरीबन क्या है वही रहेगा, तो इसलिए उन सब चीज़ों पे इन्होंने काफ़ी ध्यान हटा लिया है। अब ये बेसिकली अभी एनालिसिस पोर्शन पे ज़्यादा आ गए, जिससे कि लोग बाग अब जानकार बढ़ जाएं कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पीपल कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। तो अब नाउ इसको एनालिटिकल ये ज़्यादा हो गए। कुछ मामलों में हम काफ़ी देशों से आगे हैं, इन सब मामलों में हमारी रिपोर्ट सब थोड़ी एनालिटिकल हो गई है, इसलिए अब साइज़ कम हो गया है। प्रदीप जी, सरकार का आखिरी बजट है, भले ही अंतरिम हो, लेकिन वो लोग बहुत उम्मीदें पालें, तो आप कैसे देख रहे हैं अंतरिम बजट को? देखिए सर, टेक्निकली अगर देखा जाए तो अंतरिम बजट्स को जनरली ऐसा कहा जाता है कि वो चुनाव उत्प्रेरक नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सब पॉलिटिक्स की दुनिया में हैं, और जिस तरह से समाज हमारा अभी वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उसको देखते हुए लगता है कि ये जो अंतरिम बजट है, और जैसा सर कह रहे थे कि बड़ा शॉर्ट हो गया है, तो अब क्या हो गया, आजकल बजट एक सेरेमोनियल हो गया है। हाँ, पूरे साल भर सरकार कुछ न कुछ अपने उसमें अपडेशंस करती रहती है। जैसे सर ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ही अलग है, वो अपना रोज़ कुछ नया करती रहती है। तो एक अगर आप देखेंगे तो केवल एक आय व्यय का एक बजट खाता वो प्रस्तुत कर देते हैं कि भाई ये ऐसा है, इसमें इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे बढ़ा देंगे। मुझे जो लगता है कि अंतरिम बजट भी मूल बजट का एक प्रारूप होगा, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं वर्तमान की आशान्वित भी है आगे की अपनी उसके लिए जर्नी के लिए, तो एक उसी थीम पर वो इसको कंटिन्यू करेंगे। और मुझे लगता है जो स्कीम्स जिसमें उनको मालूम है कि जिन स्कीम से उनको चुनाव में फ़ायदा हो सकता है, उन स्कीम्स को पॉपुलिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम सभी लोग मांग कर रहे हैं कि इनकम टैक्स के दायरे को बढ़ाया जाए, तो उनको मालूम है कि इतना बड़ा वर्ग इफेक्ट होता है। या पीएम हाउसिंग लोन में आधार जो आवास हैं उसमें हो सकता है आपको एक ऐसा कुछ स्कीम दिखे जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आवासीय सुविधाएं और बढ़ जाएं। ऐसी सुविधाएं, ऐसे कोई भी स्कीम जो ऑलरेडी चल रही हैं और जिसका इम्पैक्ट जनमानस पे ज़्यादा तेज़ी से हो सकता है, मुझे लगता है वो सभी पॉपुलिस्ट स्कीमों को पैसा दे दिया जाएगा, ताकि इन 4 महीनों में उनका इफेक्ट 3 महीनों में चुनाव के पहले आपको दिखने लगे। क्योंकि नेचुरली सरकार हो, औद्योगिक संघ हो, पब्लिक हो, सबको अल्टीमेटली आज क्या आशा है कि जो भी कुछ होगा वो हमारे पक्ष में होगा। और सरकार इस प्रेशर में, क्योंकि चुनाव है, तो वो सब करने का प्रयास करेगी जो जनरली पॉपुलिस्ट होते हैं। उसका इकोनॉमी और डेफिसिट से बहुत ज़्यादा अभी शुरू में लेना देना ना हो, वो ज़्यादातर इस तरह से हो कि वो अल्टीमेटली चुनाव को इम्पैक्ट करते हैं, ऐसा मुझे बल्कि सर आयकर को लेके तो बहुत सारी बातें आ रही। लोग डिमांड करें कि 10 लाख रुपए तक की जो आय है उसको इनकम टैक्स फ्री कर दें, या ये टैक्स सिस्टम जो है इसको रिफॉर्म को लेके भी काफ़ी बातचीत चल रही। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं शायद नहीं करेंगे, उम्मीद मुझे भी है, पर पिछले इतने सालों का जो इतिहास है वो देख के मुश्किल है। प्लस चुनाव आने वाला है, चुनावी आजकल हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव की दृष्टि से काम करती है। थोड़ी कर दे तो अच्छी बात है, पर मुझे लगता नहीं है करेगी, क्योंकि ये जितना कर सकते थे कर दिया, बाद में आगे देखेंगे। दूसरी बात, जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा कि जो स्कीम्स हैं, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही एक नीति आयोग की आई थी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। उसमें ये बताया गया कि इन्होंने पिछले 10 साल में पॉवर्टी रेशियो जो वो था, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो था, गरीबी रेखा के नीचे, वो 24.25% था। अब वो घट के 14-15% आ गया। तो वो जो 12 स्कीम्स है जिनसे सबसे ज़्यादा, जैसे प्रधानमंत्री आवास, फिर ये बैंक का यूपीआई, जनधन और ये सब जो है, ठीक है। इसी तरह से उजाला, फिर एक प्रधानमंत्री एनीमिया
स्कीम जो आया है, एनीमिया रिमूवल, एनीमिया पोषण स्कीम आया है, तो इन सब पे अब हो सकता है इन 12 स्कीम्स में 12 जो पॉइंट्स हैं जिसको लेके ये इंडेक्स बनाया, जिसका काफ़ी ज़ोर शोर से ये लोग प्रचार भी हो रहा है, तो एज ए गवर्नमेंट जो हो रहा है, तो वो हो सकता है इन पे ज़्यादा फंडिंग करें, क्योंकि उनमें लेट्स एडमिट इट, आजकल पॉलिटिक्स के लिए करेंगे तो हो सकता है उसमें ज़्यादा पैसा करें, जिसमें शॉर्ट टर्म में जिनको इसमें पब्लिसिटी मिल जाए कर भी सकते हैं, कोई ताज्जुब नहीं होगा। और जहाँ तक इनकम टैक्स का सवाल है, देखिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कोई उम्मीद नहीं कर रहा, हो सकता है पर्सनल सैलरीड क्लास के लिए 10 लाख तक का कर दें, और वो बहुत बड़ा होगा, इशू भी बन सकता है, पता नहीं। अभी जो आप बता रहे थे, इन स्कीम्स को लेकर सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा भी निकाली थी पूरे देश भर में। अभी 26 जनवरी को यात्रा खत्म हुई है और उसमें डोर टू डोर जाके लोगों को इन योजनाओं का लाभ देने की कोशिश की गई और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को इसका फ़ायदा भी मिला है। प्रदीप जी, जैसे इनकम टैक्सेस ही बहुत समय से एक बात चल रही है पेट्रोल डीजल को GST में लाने की, कोई ऐसी उम्मीद, संभावना, अपेक्षा आप रख रहे हैं? जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार पे आज GST से पर्याप्त पैसा आ रहा है, और आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इनको एग्जिट करना, क्या करना चाह रहे हैं? GST के दायरे में लाने की बात बहुत समय से चल रही है। मुझे जहाँ तक मुझे अभी लगता है कि इस इंटरिम बजट में तो कम से कम इस बारे में वो, क्योंकि कोई भी अगर इस तरह का विषय लेते हैं तो नेचुरली मान के चलिए कि पेट्रोल पंप और ये लोग सब निगेटिवली इसको लेंगे, और जैसे ही कोई निगेटिव इम्पैक्ट आता है तो उसके लिए सरकार की एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है उस सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जहाँ GST काउंसिल ही अलग से है, वो कभी भी उसको उसके बीच में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब उसके लिए बजट के और वो भी अंतरिम में लाके मुझे नहीं लगता सरकार बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई मेहनत करेगी, क्योंकि अगर इस तरह का कोई भी प्रयास करती है तो अल्टीमेटली एक वर्ग को वो कहीं ना कहीं, और वो पब्लिकली को पॉलिटिकल वे से दूसरी जो पार्टी होती है पॉलिटिकल, उसमें वो उसको उस ढंग से प्रस्तुत करती है कि देखिए महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि पेट्रोल पर कोई भी इम्पैक्ट सभी वर्गों को इम्पैक्ट करता है, लॉजिस्टिक को इम्पैक्ट करता है, बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, कमर्शियल्स को इम्पैक्ट करता है। तो आज की डेट में वो एक मुद्दा न बन जाए, तो मुझे नहीं लगता कि अंतरिम बजट में ऐसी चीज़ पर वो बहुत अधिक उसको इशू करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे आप भी बता रहे थे कि सरकार का भी खजाना जो है GST से भी और इनकम टैक्स से भी बिल्कुल लबालब है, GST से तो खास तौर और हर महीने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसको बजट के सेंस में कैसे हम देख सकते हैं, इन टैक्सेस से जो ज़्यादा जो सरकार की आय हो रही है, इन GST और इनकम टैक्स दोनों के मसले पर सरकार को बहुत पैसा, इनकम बहुत हो रही है बेहिसाब है, खास तौर पे GST से तो वर्ल्ड माने दे नेवर एक्सपेक्टेड इवन कि GST से इतना इनकम आएगा, सो दे आर फुल ऑफ मनी। तो इस आय का, इस कमाई का इस्तेमाल क्या खासकर मध्यम वर्ग के कहीं बेनिफिट? देखिए सर, अगर आप उसका ठीक से एक्सपेंडिचर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट्स ने इस वक्त एक्सपेंडिचर किया है लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर, जिसका इम्पैक्ट हम पूरे देश भर में देख रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी योजनाओं पे, जैसे मैं अप्रिशिएट करूँगा आवास योजना, उज्ज्वला योजना, या ये वो योजनाएं हैं, या इवन जल जीवन मिशन, ये वो योजनाएं हैं सर जो मुझे लगता है, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट अगर आप देखें तो ये जल, आवास, उज्ज्वला, ये और जनधन, रोटी कपड़ा मकान, हाँ मतलब जिसको कहते हैं सामान्य तौर पर उनको इम्पैक्ट किया है, जिनको हम बरसों से सोच रहे थे। आज अब सोचिए अगर उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जहाँ पे भी जल जीवन मिशन है और वहाँ पर हर के घर पर नल है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पैसे का। इसी तरह अगर उज्ज्वला में 10 करोड़ लोगों को अगर सिलेंडर पहुँचे हैं तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। इसी तरह से जब हमने शौचालय बनवाए थे या जब सरकार ने घर बनाए हैं, तो आज जिस तरह से झुग्गी रहित शहर होते जा रहे हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। देखिए आप सोच के देखिए, कोई व्यक्ति को घर मिलता है, वो उसको लाइफ टाइम एक कृतज्ञता ही होती है कि भाई मेरे को मकान मिल गया, मेरी एक पीढ़ी पूरी झुग्गी में निकल गई और मैं पक्के मकान में रह रहा हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा जो मुझे लगा है कि सरकार ने इस पैसे का उपयोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया है, चाहे वो बॉम्बे का कोई भी, अगर कोई भी शहर देखें आज की डेट में, किसी भी शहर में किसी भी शहर की कनेक्टिविटी रोड से जिस तरह से डेवलप हुई है और जिस तरह से इस देश में नेटवर्क बनता जा रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पैसा तो निश्चित मानिए इस टैक्स कलेक्शन से ही आया है। हमारे देश में काफ़ी हद तक ये टैक्स कलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी अधिक मददगार हुआ है। अमित सर, हम लोग भी पिछले 10 साल से आप भी देख रहे होंगे कि सरकार बुनियादी संरचनाओं पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत काम कर रही है, पुल बनाना हो, सड़क बनाना हो, या इस तरह के जो विकास के काम है। तो क्या इस जो भी इंटरिम बजट या जो हम लोग अपेक्षाएं रख रहे हैं बजट से, इसमें इस सेक्टर को सरकार का फोकस
रह सकता है? सरकार का फोकस रहेगा ही रहेगा। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे दो फायदे होते हैं। एक तो जो अभी प्रदीप जी ने कहा कि एक तो लगता है जनरल, दूसरा इससे बिजनेस बढ़ता है। बिजनेस में जैसे टर्न अराउंड टाइम्स को कहते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत सालों से हम पढ़ाते थे और सिखाया जा रहा है कि एक्सपोर्ट में हमारा 1-2% का घाटा हो जाता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स और ये सब है। एक तो वो है। दूसरा एक चीज़ है, देखिए काफ़ी विकसित देशों की तरह हमारी सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी कंजम्पशन ओरिएंटेड है। जीडीपी का 70% हिस्सा कंजम्पशन, खर्च से आता है। उस खर्च में दो हिस्से हैं, एक तो सरकारी खर्च और एक प्राइवेट खर्च, जो आप हम हाउस होल्डर सब करते हैं। दो ही हैं खर्च, प्राइवेट और सरकारी। तो जब प्राइवेट तकरीबन 60% होता है, 10% सरकारी होता है। जब प्राइवेट थोड़ा कम होता है तो गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करती है। तो अभी जो आया है फिगर वो है 57 के आसपास। 57 हाउस होल्ड मतलब प्राइवेट खर्चा कर रहे हैं। प्राइवेट मतलब इसमें ऑर्डिनरी सिटीजन्स आ गए, नागरिक आ गए और बिजनेस फर्म सब उसी में ही आ गए, ठीक है। और बाकी 13%, 10 से 13% का जो ये बढ़ा है, ये सरकार ने अपनी तरफ से किया है। अच्छा, इसमें से काफ़ी भरपाई तो इसकी खर्चे का ये टैक्स से करते हैं और काफ़ी ये लोग ऋण लेके भी करते हैं। ये अपने को सावधान है ना, ऋण बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये है कि ये पैसा रोटेट करके वापस इकोनॉमी में ही आता है, क्योंकि कंजम्पशन में पैसा खर्च करेंगे तभी ही प्राइवेट सेक्टर जो पूंजीपति हैं ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। ये एक विडंबना है। इन्वेस्टमेंट तभी होंगे जब आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है। खर्चे, कंजम्पशन का पर्यायवाची हो गया एक्सपेंडिचर यानी खर्चे। तो जब तक ये साइकिल नहीं चलेगा ना, तब तक आगे बढ़ नहीं सकता। और अपना आप सोसाइटी इसी स्टेज पे, तकरीबन अमेरिका, यूके, ये सारे देश जो विकसित हैं जिनको अपना मापदंड लेके चलते हैं, ये सब इसी मॉडल पे बेस्ड हैं। 66 to 70%, 67 से 70% ये लोग कंजम्पशन ओरिएंटेड है। अनलाइक चाइना का बिल्कुल अलग था, उनका इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड ज़्यादा था रादर देन कंजम्पशन। तो अब चूंकि अब ऐसा है तो इसलिए सरकार को पैसा देना है, तो इसलिए सरकार के दो मुख्य इसमें फुलफिल होते हैं। एक तो सड़क, पुल, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से बन जाते हैं जिससे कि चीज़ें द्रुत गति से और बिना एक्सीडेंट सबसे चलता रहे। दूसरा, लोगों के पास पैसा आता है, लोग खर्च करते हैं। लोग जब खर्च करेंगे तो आप समझ लीजिए 6 महीने का गैप या 1 साल का गैप के बाद पूंजीपति फिर बिजनेस में निवेश करते हैं। क्योंकि क्या हुआ था, बीच में कुछ सालों में ना निवेश कम हो गए थे। लोग बात कह रहे थे कि क्रेडिट नहीं दे रही है सरकार, क्रेडिट नहीं दे रही है, पर हम लोगों ने कुछ थोड़ा रिसर्च करके देखा कि नहीं, मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट। खर्चे कम हो रहे हैं जब तक आप इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, जब तक पूंजीपति इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आय नहीं बढ़ेगी। और इसका एक ही साइकिल है, कंजम्पशन बढ़ेगा, उसको देख के 3 महीने से 12 महीने का लैग डिफरेंस लेके, क्योंकि एक साथ तो नहीं हो जाता, उसके बीच में पूंजीपति इन्वेस्ट करते हैं, फिर पैसा वापस आता है। तो ये एक साइकिल है, इसको कहते हैं वर्चुअस साइकिल। काफ़ी लोग उसको बोलते हैं वर्चुअस साइकिल। इसको आपको बेसिकली बड़ा करना है इस सर्कल को, और द्रुत गति से करने से। कंजम्पशन हुआ, पूंजीपति इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, फिर वो लोग खर्च कर रहे हैं, फिर पूंजीपति 3 महीने से 12 महीने वेट करके फिर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, फिर लोगों के पास आय बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट से, फिर लोग वहाँ खर्च कर रहे हैं। इसको एक बार एक जंप स्टार्ट, जिसे कहते हैं ना इलेक्ट्रिक मोटर की जैसे स्टार्ट करते हैं 2 वायर से कट करके, बिल्कुल इसको वैसे स्टार्ट करने के लिए सरकार इन्वेस्टमेंट्स करी। इसको आप ऐसे देखिए, पुराने ज़मानों में राजा महाराज नवाब लोग कोठियाँ या महल बनाते थे, ये इसी तरह से आप देखिए। बस ये है कि उसमें राजा महाराजा नवाब अपने रहने के लिए बनाते थे, इसमें सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर में करके काम किया। आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए इसमें 2 फायदे हैं, इसमें 2 फायदे होते हैं, ठीक है। एक तो लोगों का पैसा आता है और सुविधाएं जो एकदम बेसिक जो वो है वो बढ़ जाता है। अब सरकार को अब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये तो हो गया। अब जिसको हम सोशल कैपिटल कहते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, वो नेक्स्ट स्टेप है। हो सके तो साथ साथ ही करें, पर यह है कि वो दिखता नहीं है और उसमें बहुत जल्दी रिटर्न्स मिलते नहीं, उसके रिटर्न्स आने में 20-30 साल लग जाते हैं। प्रदीप जी, नए घर खरीदने वाले भी बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ब्याज में या और पूंजी में कहीं कुछ रियायत मिल जाए। मुझे लगता है हाउसिंग इंटरेस्ट में थोड़ा सा रियायत कर सकते हैं, बट स्कोप अब सब जगह बहुत कम बचे हैं सर। ऑलरेडी इकोनॉमी की जो कंडीशन से जिस तरह से बैलेंसिंग है, आई वोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा कोई उसमें, हाँ ये हो सकता है कि जो इंटरेस्ट पर जो टैक्सेशन में छूट है वो इंक्रीज़ हो सकती है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ हाउसिंग बढ़ गया है, लोन का अमाउंट बढ़ गए हैं, तो जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो लिमिट ज़रूर बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि
अब वो लिमिट काफ़ी छोटी हो गई, वो बहुत पहले से चली आ रही है। सो आई थिंक दैट कैन बी रीडिफाइंड, बिकॉज मकान जब 40 लाख के थे और अब 80 लाख के हो गए वही मकान, तो लोन्स की संख्या में बढ़ गया, तो इंटरेस्ट में भी फ़र्क आ गया है। सो आई थिंक लोन तो देखिए, इंटरेस्ट रेट तो गवर्नमेंट लगातार अपनी RBI चेंजेस करता रहता है और हाउसिंग कंपनियां उसको बदलती रहती हैं, बट ये जो टैक्सेशन में छूट होती है इंटरेस्ट पर, मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा काम किया जा सकता है, पर उससे अधिक मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा उस पर विचार होगा, क्योंकि सरकार का लगातार जो प्रयास रहेगा वो अभी भी अफोर्डेबल हाउसिंग पर ही रहेगा। बिल्डर्स को भी अफोर्डेबल हाउसिंग पर ही वो पुश करेंगे। अंतरिम बजट में तो फिर से वो अफोर्डेबल हाउसिंग ही कहेंगे, क्योंकि उनको अल्टीमेटली चुनाव का वर्ष भी देखना है। सो रादर देन पुशिंग मध्यम वर्ग और रादर देन पुशिंग हायर वर्ग, दे विल गो टू द अफोर्डेबल हाउसिंग, और वहाँ पर इंटरेस्ट सब्सिडी जैसा कोई इशू है नहीं। सरकार स्टार्टअप को लेकर भी बहुत काम कर रही है, स्टार्टअप को प्रोत्साहन भी दे रही है, उनके लिए स्कीम्स भी आई हैं, तो इसमें कुछ स्टार्टअप के लिए भी कुछ हो सकता है? सर, स्टार्टअप के लिए देखिए, मेरा जहाँ तक विचार है, हर प्रदेश सरकार का स्टार्टअप पे अलग अलग पॉलिसियाँ हैं। भारत सरकार की भी पॉलिसी 1000 करोड़ का फंड है उनका, कि जिसमें वो स्टार्टअप्स को दे सकते हैं। अब इस वक्त पूरी वैश्विक अगर व्यवस्था देखें तो भारतीय स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 1/3 हुए हैं वर्ष 2023 में। सो ओवरऑल अगर आप देखें जाए तो इन्वेस्टर्स टू स्टार्टअप्स कम हो गए हैं। अब कहीं ना कहीं, अब अगर उसको इस तरह से देखें, अगर पॉपुलिस्ट उसमें देखें तो हम सोच सकते हैं कि हाँ, स्टार्टअप को सरकार फंड करेगी, पर सरकार का एक बहुत लिमिटेशंस है। सरकार इन्वेस्टर नहीं बन सकती, सरकार केवल ग्रांट दे सकती है। अब उस ग्रांट को भी वो एक लिमिट तक दे सकती है, उसको ऐसा नहीं कर सकती कि मैं वेंचर कैपिटलिस्ट बन जाऊँ, कैपिटलिस्ट बन जाऊँ और इन्वेस्ट करने लगूँ। सो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, सरकार के पास ऐसी कई योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत अभी जिसमें इक्विटी भी अब इस्टेब्लिश कंपनियों को दे रही है। स्टार्टअप को देखिए, इक्विटी डाइल्यूशन जैसा तो कुछ नहीं दे पाएगी, लेकिन जितनी स्कीम्स है, या ये हो सकता है कि केंद्र सरकार आगे बढ़कर जो राज्य सरकारें हैं उनकी जो विभिन्न स्कीम्स हैं उसमें बहुत सारी समरूपता लाने का प्रयास करें। जैसे उससे क्या फ़ायदा होगा कि मध्य प्रदेश शासन का जो स्टार्टअप है, गुजरात की अलग स्कीम है, इसकी अलग स्कीम है, उसकी अलग स्कीम है, तो या तो कोई ऐसा कोई ड्राफ्ट तैयार हो सकेगा जिसमें एक जैसी कम से कम स्कीम्स हों स्टार्टअप्स को, कि भाई इस स्टेट में जो मिलता है वो उस स्टेट में भी कुछ वैसा ही मिल रहा हो, या कहीं उसमें एक समरूपता हो। बाकी केंद्र सरकार, मुझे लगता है कि सरकार का स्टार्टअप में करने के लिए केवल अधोसंरचना और बेहतर इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने के लिए जो फंड्स प्रोवाइड कर सकती है बस वही कर सकती है, क्योंकि जो स्टार्टअप को बूस्ट करने का काम है वो जनरली इकोनॉमी का है, अदर पोर्शन है। गवर्नमेंट केवल उसमें एक सपोर्ट सिस्टम है। गवर्नमेंट कैन नॉट बी अ फ्रंट रनर फॉर, हाँ, दूसरा है कि अपन कह सकते हैं वैसे भी सरकारें उसमें काफ़ी छूट दे रही हैं, तो हो सकता है सरकार स्टार्टअप्स को थोड़ा सा और फैसिलिटेट कर दे कि हाँ, हम इतना परसेंटेज स्टार्टअप से ही केवल चीज़ें लेंगे। सो दैट कैन बी ऑल्सो डन, बट उसके अलावा मुझे उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं लगता, एक्सेप्ट कि फ़ंड का साइज़ बढ़ा दें। 1000 करोड़ की जगह जब सब 2000 करोड़ कर दिया और लेट्स डू, बट गवर्नमेंट कैन नॉट प्ले अ रोल ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल फंड इन्वेस्टर, दे कैन ओनली बी अ ग्रांट प्रोवाइडर। अमित सर, जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि विश्व की पाँचवीं अर्थव्यवस्था हम लोग बन गए हैं और तीसरी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो इन सब इनिशिएटिव से बजट को में जो अलग अलग सरकार उठाती है उससे इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की सफलता मिलने की संभावना आप देखते हैं? पिछले 8 साल से हम जो कर रहे हैं, अगर उसी में ज़्यादा बिना चेंज किए हम करें तो अगले 8 साल में हमारी GDP दुगनी हो जाएगी। पॉपुलेशन बढ़ने की अब कोई संभावना नहीं है, जितनी बढ़ सकती थी बढ़ गई। वैसे एक चीज़ और है, सब भूल जाते हैं, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो GDP भी नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन जितनी बढ़नी थी वो बढ़ गई, तो अब जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं उस रफ्तार से चलें तो अगले 8 साल में दुगनी हो जाएगी, फिर और 8 साल में यही अनुमान लेके हम चल रहे हैं। हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, जहाँ पे हम मतलब प्रॉब्लम आ सकती है वो ये है कि पब्लिक डेट जो उधारी लेके हम काम कर रहे हैं वो हमको बहुत कम करना, वरना बाद में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए, जैसे ये जापान, इटली, इवन चाइना, इन लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, अब ये कंट्रीज काफ़ी हद तक बूढ़े हो चुके हैं। जैसे इटली की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे मीडियन एज, मीडियन एक तरीके से एवरेज है, एवरेज के 3 पैमाने होते हैं, वन ऑफ द एक पैमाना मीडियन है। मीडियन एज 48-49 है, हमारा है 28। तो अभी हमारे पास 20-25 साल हैं। 20-25 साल में हम जितना कर सकते हैं पहुँच जाएँ, क्योंकि बाद में हमारी भी फिर वो एजिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो उसी रफ्तार से हमको चलना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है,
दुनिया में बाकी देश भी अपने हिसाब से ग्रोथ करते रहेंगे। हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना कि चाइना धीरे पड़ जाएगा, नहीं। वो लोग अब इस लेवल के टेक्नोलॉजी पे पहुंच रहे हैं, खासकर यूएस, चाइना, जापान, कि उन्होंने पॉपुलेशन जो कम हो रही है उसको भी फैक्टर इन कर लिया। वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जिसको कहते हैं ना कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, मशीन से, इंसान से और पूंजी से जो कमाने का जो है वो उनकी ज़्यादा रफ्तार अपने से है, वो प्रोडक्टिव ज़्यादा है। तो वो तो है, हमें अगर ग्रोथ करना है तो हमें भयंकर इन्वेस्टमेंट्स करने। जैसे प्रदीप जी ने बात करी स्टार्टअप अब पिछले 40 साल का देख लीजिए, हिंदुस्तान को छोड़कर अधिकतर स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हुए हैं, हाई टेक हुए हैं, और अधिकतर लोग पीएचडी हैं, अधिकतर टॉप यूनिवर्सिटीज़ के। हमें भी वैसा ही करना पड़ेगा। हम अब बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खोल ली या कोई सप्लाई चेन की कोई कंपनी, ना, बिल्कुल टोटल टेक्नोलॉजी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड ही हमको करना पड़ेगा। स्टार्टअप्स अब उसी में ही हो रहे हैं। अब इन सबका बायोडाटा उठा के देख लीजिए, हॉटमेल करने वाले सबीर भाटिया, इनका सब जिक्र कर रहा है, 20-25 साल पहले किया था। ये PhD फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब वो लोग एक दो को पकड़ के बैठ जाते हैं, बिल गेट्स, दैट वाज अ फ्लूक, दैट हैपेंड इन 1980, 75, दैट्स लॉन्ग बैक। आप बिल्कुल टॉप यूनिवर्सिटीज़ आए, अपने यहाँ पे IITs, इन सब से PhD करे हुए टेक्नोलॉजी या फिर मैनेजमेंट या प्योर एकदम साइंस के भी, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब है, उसके अलावा अब स्कोप नहीं है। सिंपल एक डिग्री करके वो नहीं, अब बिल्कुल पैसा भी उन्हीं को ही मिलेगा। आप देखिएगा, ये एक कारण है, जो अनरिटन रूल है, जो कहीं कहते नहीं है, अब वो उन्हीं में पैसा आएगा। तो हमको उस तरीके से अपना सिस्टम बनाना है कि भैया PhD करके मास्टरी करनी है या PhD करके स्टार्टअप में, आपको पहले से ही पकड़ के करना पड़ेगा। 1000 आप खोलोगे तो हो सकता है उसमें 500 तो 2 साल में ही गायब हो जाए, 50-60 बचे, वही आपकी दुनिया इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे। आप अगर अमेरिका की इकोनॉमी से शुरू के टॉप 50 कंपनीज निकाल रहे हो तो ख़त्म है, वही होगा, वही है। अगले 20 साल का अगर सोच के करना है तो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। प्रदीप जी, जैसा सर बता भी रहे थे, और युवाओं पे फोकस है, सरकार का भी युवाओं और महिलाओं पे खास फोकस है, फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं, तो इन सबको लेके कुछ बजट में आप कुछ देख रहे हैं कि युवाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार उनके रोजगार के लिए कुछ कदम उठा सकती है? हाँ सर, युवा इस वक्त चूँकि, और ख़ास तौर पे फर्स्ट टाइम वोटर इज़ ऑलवेज अ कंसर्न एरिया फॉर दिस टाइम। तो मुझे लगता है, जैसा आपने स्टार्टअप की विचारधारा की, अब सरकारें ये मान चुकी हैं कि किसी भी हद पर वो अत्यधिक जॉब तो नहीं दे सकती। तो मेरे हिसाब से जो भी फंड एलोकेशंस होंगे वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट पे ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि अब सभी लोग ये समझ चुके हैं कि केवल सरकार जॉब नहीं दे सकती और ना ही एग्जिस्टिंग सिस्टम जॉब देने वाला हो पाएगा। तो अब तो ये पैरेलल मुहिम चल चुकी है कि हमें जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले क्रिएट करने हैं। सो आई थिंक उसी मुहिम पर पैसा देगी सरकार, चाहे वो MSME के नाम से दे दें, चाहे वो स्टार्टअप के नाम से दे दें, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के नाम पे दे दें, पर अल्टीमेटली जो भी पैसा जाएगा वो वही जाएगा जिसमें कहीं ना कहीं से रोजगार का सृजन हो सके। और रोजगार को सृजन करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप उद्योगों की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो छोटा हो, उसमें जितने भी करेक्शन करने हैं उसके लिए ज़मीन आपको आसानी से मिल जाएगी या आपको ऋण सस्ते कर दिए जाएंगे, पर वो सारी चीज़ें जो होंगी वो रोजगार उन्मुखी होंगी। रोजगार वैसे तो क्रिएट नहीं हो पाएंगे, सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देगी जो रोजगार क्रिएट करने में सक्षम हो सके। तो एंटरप्रेन्योरशिप उद्योग, MSME, छोटे उद्योग, इन क्षेत्रों पे काफ़ी कार्य होगा। और अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में सभी राज्य, सभी पॉलिटिकल पार्टियां लगातार नए नए क्षेत्र ढूंढ के वहाँ पर कुछ न कुछ औद्योगिक विकास, क्लस्टर डेवलपमेंट और इन सब पर काम कर रही हैं। सो पॉलिटिकल विजन इज़ वेरी क्लियर इन एवरी गवर्नमेंट दैट वी हैव टू डेवलप समथिंग ऑन द entrepreneurial side so that रोजगार will come, और रोजगार will only come then only ये जो यंग पीढ़ी, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो, क्योंकि देखिए सर, उनके लिए सड़क, बिजली अब कॉमन हो गया है। मेरी पीढ़ी के लिए हो सकता था क्योंकि हमने अंधेरा और टूटी सड़कें देखी थी, तो वो मेरे लिए मोटिवेशन हो सकता था, पर मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि वो जब से हैं तब से लाइट और बिजली सब ठीक चली रही है, उनके लिए वो मोटिवेशन नहीं हो सकता। उनके लिए मोटिवेशन हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वर्किंग, हाउ दे आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू डू मोर वर्क, इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा और सरकार उसी पे ध्यान देगी। तो मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट में जितनी चीज़ें आ रही होंगी उन सब पे सरकार विचार करेंगी। ये चूँकि युवाओं का बजट है, अमृतकाल का बजट है, और बजट है तो सबकी नज़र भी है, इसलिए सवाल भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय की सीमा है।
तो हम आज की बजट पे इस चर्चा को या बजट से जो हमारी जुड़ी अपेक्षाएं हैं उनको यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर बजट पे या दूसरे विषय पे फिर बातचीत के साथ हाजिर होंगे अपने नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। हमारा आज का विषय था केंद्रीय बजट और इससे जुड़ी अपेक्षाएं। इस कार्यक्रम में आपने सुनी मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान भोपाल के प्रोफेसर अमित बनर्जी और विजन बिज के संस्थापक और वित्त मामलों के जानकार प्रदीप करमबेलकर से संजीव शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सुर्खियों में